नमस्कार, मैं संजीत कुमार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक स्टेट। हमारे साथ हैं इंजीनियर ब्रजेश कुमार गौतम। हम इनसे जानना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में बिहार सरकार के द्वारा जातिगत जनगणना किया गया है। जनगणना के उपरांत शिक्षक की बहाली की गई है। क्या उसमें नई जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है और नहीं दिया गया है? क्या नई नीति सरकार कुछ बना रही है जो SC ST की संख्या बढ़ाई गई है जाति की जनगणना के आधार पर? इनसे चर्चा करेंगे। इसके बाद हम इनसे बात करेंगे कि 4 राज्यों की जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसमें बहुजन दल है, उनकी क्या स्थिति है और क्या उनका भविष्य है। तो हम पहले ये जानना चाहेंगे, सर ये बताइए कि अभी जो वर्तमान में टीचर की बहाली किया गया है बिहार सरकार के द्वारा और जातिगत जनगणना किया गया है, उसमें क्या इस पे लागू किया गया है या इसके बाद क्या कोई ऐसा नियम कानून बना है या कुछ ऐसा योजनाएं आई है जो अभी जाति के आधार पर इनको लागू किया जाएगा? सर स्वागत है आपका। चलिए, आपके चैनल को बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद है और जितने भी दर्शक हैं सभी लोगों को हमारे तरफ से आभार प्रकट करते हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज बहुत अच्छी प्रश्न आपने किया कि जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो जातिगत जनगणना नहीं कर सकते, जातिगत गणना जो किए, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है और ऐसे सभी राज्य सरकार को करना चाहिए। मैं तो ये भी कहूँगा कि केंद्र की सरकार को भी करना चाहिए, लागू करना चाहिए। हालांकि वो नहीं करेंगे, ये मुझे पता है, लेकिन इसमें यह है कि जातिगत गणना हो जाने के बाद खास करके बिहार की जनता ये आशा लगाकर बैठी है कि इस गणना से क्या लाभ हुआ, क्या हानि। तो लाभ के इंतजार में बैठे हुए हैं। अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बार बार कह रहे थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जिसका यह नारा जो है आज से 35 वर्ष पूर्व मान्यवर साहब कांशीराम जी नारा लगाते थे। पहला बार भारत के पहला व्यक्ति थे जिन्होंने नारा लगाए थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और उसके बाद ही हर राज्य में देखिएगा मुख्यमंत्री OBC SC ST बना है। उससे पहले कभी नहीं बनते थे। इसका प्रभाव अन्य पार्टियों में पड़ा। आज वही लोग तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। तो ये जातिगत जनगणना होने के बाद जो शिक्षक भर्ती हुई, उसमें जो पहले के जो संख्या के आधार पर जो रिजर्वेशन था 15%, बिहार में 16%, तो उसी के आधार पर जो है बहाली हुआ। तो आप जातिगत जनगणना कराने से क्या फायदा हुआ? आपको जब बिहार में 80-20% है तो 20% आरक्षण मिलना चाहिए। आप जाति की संख्या को बढ़ा रहे हैं, आप है ना, लाखों करोड़ को खर्च कर रहे हैं। तो इसमें आप विधानसभा में पारित नहीं कर सकते हैं। संख्या इतनी है तो इतना हम देंगे। जब ये जो अभी वैकेंसी लाई थी, अभी सरकार लाई है जी, उस जनगणना के आधार पर उनको जो संख्या है उसके आधार पर रिजर्वेशन लागू करना चाहिए। लागू करना चाहिए। ये तो सबकी बेवकूफ बनाने वाली बात हो गया। एकदम बेवकूफ है। यही तो अभी जो 4% हकमारी हो रहा है जी अनुसूचित जाति का, तो इसका जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवार तेजस्वी और नीतीश कुमार हैं, होना चाहिए, है ना। उसके बाद अपने नेताओं के द्वारा बार बार शगुफा उठवाए गए कि अब रिजर्वेशन प्रमोशन लागू करेंगे। अरे आप शिक्षक भर्ती हुआ, आप उसमें आरक्षण का लाभ नहीं दिए तो आप वो रिजर्वेशन प्रमोशन कैसे देंगे आप? ये तो सोचने वाली बात है। ये लोग सिर्फ जो है ना सब गुफा उड़ाते हैं। चलिए, मैं रोजगार के पक्ष में हूँ। रोजगार जो भी माननीय नीतीश कुमार जी दे रहे हैं इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं, लेकिन उसमें भी बिहार के बच्चों के युवा के लिए हकमारी हो गई। ये जो डोमिसाइल नीति था, हर राज्य सरकार डोमिसाइल नीति लागू किए हुए है। यहाँ तक कि झारखंड सरकार भी डोमिसाइल नीति लागू किए हुए है कि पहले झारखंड के युवा को जॉब होगा, उसके बाद बाहर का 75% झारखंड के युवा का नौकरी होगा, रिजर्व कर दिया। लेकिन ये बिहार सरकार जो है, खास करके नीतीश कुमार को मन है इस बार प्रधानमंत्री हम बनेंगे, इसके लिए पूरे देश में फ्री कर दिया। आइए हमारे यहाँ शिक्षक बनिए, है ना। लगता है बिहार के युवा में कोई टैलेंटेड नहीं है। सबसे गरीब राज्य जो है
बिहार बना हुआ है और बिहार के युवा बाहर जाके काम करते हैं, जगह जगह मार खाते हैं, लात जूतों से उन्हें इज्जत की जाती है, और जगह जगह कहिएगा ना बिहारी हैं, आप चले जाइए अन्य स्टेट में तो आपको नीच दृष्टि से देखता है। बिहार का मतलब, बिहारी का मतलब कमजोर, लाचार, बेवजह जो भटक रहे हैं बेरोजगार, बाहर के लोग को जो है और नौकरी दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। तो ये बताइए बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ कि नहीं हुआ है कि नहीं? एकदम 100% खिलवाड़ हुआ। ये बिहार की जनता समझ रही है। तो ये मुझे नहीं लगता है कि इनका प्रधानमंत्री बनने का जो है सपना वो पूरा होने वाला है, या बाहर से जो सोच रहे हैं कि बिहार के युवाओं को हकमारी करके बाहर के लोगों को जो नौकरी दिया जा रहा है इससे उनका कुछ लाभ मिलने वाला है। तो कभी नहीं, अपना घर मजबूती नहीं बना रहेगा तो वो बाहर के लोग को जॉब हो जाने से, एक वोट बढ़ जाने से क्या होगा, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सही बात है। हाँ, अपना घर तो मजबूत करना ना होगा। यहाँ के लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, अगर रोजगार दे रहे हैं, आप बिहार के बाहर के लोग रोजगार दे रहे हैं। सर एक और दूसरा प्रश्न था कि बिहार में जो भारत में जो 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में जो अभी चुनाव होने वाली है उसमें बहुजन जो दल है उनका क्या स्थिति है, और उस राज्य में जो कहा जाता है कि वो सेमीफाइनल है, 4 राज्यों की चुनाव और फाइनल वो 2024 के लोकसभा का माना जाएगा, तो उसमें बहुजन दल का क्या स्थिति है और उसमें इंडिया गठबंधन का क्या रोल है, ये सब आप बताएं। देखिए अभी तो जो बोले आप इंडिया गठबंधन की बात, अब इंडिया गठबंधन बिखरने लगा है। उधर अखिलेश यादव और कमलनाथ में देखिए ठन गई 4 सीट के लिए। 4 सीट के लिए अखिलेश कांग्रेस के पास बड़ा दिल नहीं है, मतलब जहां वो मजबूत है वहां पर वो क्षेत्रीय किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे। क्या कांग्रेस ये चाहती है कि किसी दूसरे जो बड़ा मछली, जो बड़ा जो तालाब मछली होता है, जो तालाब की छोटी छोटी मछली खाती है अपने साथ रखकर, क्या कांग्रेस भी यही चाहती है कि इंडिया गठबंधन की जो भी छोटी दल है सबको उसको खाया जाए? हाँ, तो वही तो प्रयास है। कांग्रेस ये चाहती है कि जितने भी हमारे साथ गठबंधन बने पिछलगू बन के रहे, और उसके जो हक हुकूक है मजबूरी के नाम गिना गिना कर हम अपनी सत्ता लाएं, उसको कमजोर कर दें। तो वो हमेशा चाहती है या तो बीजेपी रहे या तो मैं रहूं। तो इसलिए मानवर साहब कांसी राम और यहाँ तक कि बहन जी बराबर कहती है, एक सांपनाथ है और एक नागनाथ है। बहुजन दल का क्या स्थिति है? अभी कुछ दिन पहले स्टेटमेंट आया नीतीश कुमार जी से, एक भाषण में कह रहे थे कि हमने इंडिया गठबंधन बनाया और मैं कांग्रेस के लिए ही आगे कर रहे थे कि कांग्रेस हमारा नेतृत्व करे, लेकिन कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से दिलचस्पी नहीं है। मतलब नीतीश कुमार को लग गया कि कांग्रेस अब हमको पीछा करना चाह रहा है, कांग्रेस अपने इशारे पर हमको मजबूर बनाना चाह रहा है। तो मतलब इंडिया गठबंधन अभी से ही देखिए बिखर रही है। तो अभी जो भी बहुजन दल है जी, अखिलेश यादव के लिए 4 सीट के लिए ठन गई वहाँ मध्य प्रदेश में। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो जो है कि कांग्रेस नेतृत्व करना नहीं चाह रही जी। तो क्या ये लोग ऐसे भी, जो इंडिया गठबंधन में जो भी बहुजन दल है, क्या किसी उस बहुजन दल में से कोई एक ऐसी पार्टी जो पैन इंडिया पे हो पार्टी, क्या उसका नेतृत्व लोग नहीं कर सकते हैं? देखिए ये बात तो ये लोग को तो समझना होगा, खास करके जितने भी बहुजन दल हैं, नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, है ना। देश की तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। जो बहुजन समाज पार्टी को देश की राजनीति करने के लिए किसी कांग्रेस या बीजेपी के गठबंधन करने के लिए जरूरी नहीं पड़ता, चूंकि वो खुद राष्ट्रीय पार्टी है, इसलिए वो देश लेवल की राजनीति करती है। तो इन लोग को चाहिए कि ये कांग्रेस और बीजेपी का पीछा छोड़ के अपने बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस होकर एक तीसरा मोर्चा भारत में बनाएं। क्योंकि बीजेपी जो पार्टी है वह किसका वोट पर है? दलित, पिछड़ा, ओबीसी के वोट पर है, और कांग्रेस भी वही वोट पर है। जितने भी सवर्ण दल के जो पार्टियां हैं, वोट हमारा और राज उनका है। चल रहा है। लेकिन मानवर साहब कहते वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये कब लागू होगा? ये हमारे बहुजन लोगों को समझना होगा। और मैं खास करके भी जो देख रहा हूँ, 4 राज्य में जो चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, तो तेलंगाना में बहुत बड़ी प्रचंड की जीत दिखा रही है। अभी हाल फिलहाल में एक टीवी वाला सर्वे दिया है हैदराबाद के न्यूज़ चैनल में कि बीएसपी को वहाँ 18 सीटें आ रही है और कांग्रेस को वहाँ ये आपको
ये TRS जो है उसको 30 सीट आ रही है ना, कांग्रेस को 19 सीट आ रही है। ये कहने का मतलब बिना बीएसपी का सत्ता लेकिन ये न्यूज़ किसी तो में जो बनेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया है, हाँ। उसमें तो नहीं आ रहा है। उसमें तो कहीं नहीं दिखाएगी, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कभी नहीं चाहती है कि कोई बहुजन दल सत्ता में आए। वो हमेशा चाहते हैं कांग्रेस बीजेपी हमेशा बना रहे। देख लीजिए मेन स्ट्रीम में कितने कौन कास्ट की मीडिया है, सब तो सवर्ण है, तो सवर्ण मानसिकता से सोचते हैं, वो बहुजन को कैसे दिखा सकते हैं। अच्छा, जो अभी वर्तमान में राजस्थान में जी। हनुमान बेली मार की पार्टी से जो चंद्रशेखर आजाद की जो गठबंधन हुआ है, वहाँ तो बीएसपी तो कमजोर पड़ेगा उनके आने से। देखिए खास करके वहाँ के जो SC ST OBC हैं, वो हनुमान बेनीवाल से ये समझ रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल एक पहला व्यक्ति है जो 2010 में चिट्ठी लिखा था कि आरक्षण SC ST को हटा देना चाहिए। अच्छा। ठीक है, तो सबसे पहले दलित विरोधी है वो। ये बयान से नहीं बल्कि एक लेटर लिख के भेजे थे केंद्र सरकार को कि जो है SC ST का आरक्षण हटा दिया जाए। ठीक है, तो ये वहाँ के दलित भली भांति समझ रहे हैं कि दलित विरोधी है। उसके बाद संविधान भी उनको पसंद नहीं आ रहा है, एक बयान भी दिए हैं संविधान पर। तो ये सारी टिप्पणी है, तो उसके साथ जो गठबंधन एक क्या कहेंगे उसको, हम परिपक्व नेता तो नहीं कहेंगे, हाल फिलहाल जो है एक आ जाते हैं वो नेता एक जुड़े हैं। युवाओं के एक तरह से बहुजन युवाओं को इमोशन से वो हाँ, इमोशन से जुड़े हुए इमोशन से वो खिलवाड़ कर रहे हैं चंद्रशेखर जी बहुजन के नाम अभी देखिए वर्तमान में, देखिए एक मिनट, वर्तमान देखिए, जहां जहां संविधान बदलने की जो बात करता है चंद्रशेखर उसी से हाथ मिलाता है। अब देखिए जो TRS कांग्रेस जो है वहां है तेलंगाना में, उन्होंने बोले क्या कि संविधान बदल देना चाहिए, संविधान हमको पसंद नहीं है। उनके साथ जाके मिलके एकदम मंच साझा करके उनकी बड़ाई करते हैं, उनकी तारीफ से पुल बांध देते हैं। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहे थे, इस चीज को हमारे बहुजन युवाओं को समझना चाहिए कि हमारा हितैषी कौन है। बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहे थे कि मूर्ति मत बनाना, हमें मत पूजा करना, हम अगर हमारे आइडियोलॉजी को मानना है तो हम जो किताब लिखें उस किताबों को पढ़ना, जो सही लगे उसको मानना। हमें मूर्ति पूजा की जरूरत नहीं है, हमें किताब पढ़ने की जरूरत है। लेकिन एक बड़ा स्टेचू खड़ा करके और जो व्यक्ति का संविधान बदल देना चाहिए, चंद्रशेखर को अभी तक बाबा साहब की किताब नहीं समझ में आ रहा है, बाबा साहब की मूर्ति में उनको नजर आ रहा है, लेकिन किताबों में उनको समझ में विचार नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए ऐसे मैच्योर नेता हमको, ऐसे अपरिपक्व नेता नहीं चाहिए। धन्यवाद सर मेरे चैनल में आपके आने के लिए। मेरे चैनल को देखना चाहते हैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे मेरा वीडियो निरंतर आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद।